लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलाउंसेस के बारे में डिस्कशन कर लिया था और हम लोग का जो सबसे मेन टॉपिक है सैलरी चैप्टर का, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट एंड दैट इज योर परक्विजिट्स, जिसको हिंदी में हम लोग अनुलाभ भी बोलते हैं। और अगर मैं बोल दूं क्लियरली तो मैं इस बारे में 50 बार आपको बोल चुका हूं, परक्विजिट नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स होते हैं, यस और नो? नॉर्मली हाँ या ना? इसके बारे में हम लोगों ने डेफिनीशन देख रखी है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में। एक बार मैं उस डेफिनीशन को केवल रिकैप करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट टू डू द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ परक्विजिट्स। पहला, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, concessional rent accommodation provided by employer to employee, the value of any benefit or amenity provided by employer to employee either at free of cost or at concessional rate only in the case of a specified employee. The value of any obligation is met by the employer on behalf of the employee. Any sum paid to get an assurance of life of the employee. Any other fringe benefits as may be prescribed under this act. Any number of shares to be allotted by employer to employee on account of sweat equity share or under the scheme of ESOS, either at free of cost or at concessional rate. And the last one, any sum contributed by employer on account of superannuation fund on behalf of or on the for the benefit of employee in excess of rupees 1 lakh. क्लियर है? तो आज हम लोग परक्विजिट्स के पहले पॉइंट को पिक करेंगे एंड दैट इज योर रेंट फ्री अकोमोडेशन। ढंग से देखना, इधर कॉपी वॉपी छोड़ देना, 2-2 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आज बहुत ज़्यादा चीज़ कवर होगी, लगभग परक्विजिट्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ओवर भी कर देंगे। मैंने 3 क्लासेस बोल रखी हैं, देखते हैं। रेंट फ्री अकोमोडेशन, एम्प्लॉय को आप 2 पार्ट में तोड़ेंगे, उसके हाथ अलग, यही करो बैठकर। एम्प्लॉय को 2 पार्ट में बाइफर्केट करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और इसको बताने से पहले मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, क्योंकि ये कंफ्यूजन हमेशा आपके सामने रहेगा और आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो उससे पहले उसको, जब हम एग्जेम्पशन की बात करते हैं तो उस समय तुरंत दिमाग में एक सेक्शन आता है, हाँ। और अगर हम परक्विजिट्स की बात करें तो इसके लिए सेक्शन आता है एग्जेम्पशन का मतलब होता है रिजल्टेंट फिगर इज एग्जेम्प्ट। बोलो ना, क्योंकि हम एग्जेम्पशन पढ़ रहे हैं, उसको कैलकुलेट करने के तरीके सीख रहे हैं, तो जो हाथ में फिगर आएगी वो एग्जेम्प्ट होगी। तो जितना मिला उसमें से इतना माफ, बाकी टैक्सेबल। लेकिन 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 परक्विजिट्स के केस में जो रिजल्टेंट फिगर होगी, अब तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ सेक्शन 10, जस्ट रिवर्स हो गया, यानी बाकी माफ हो गया अपने आप। क्लियर है? दोनों में फर्क समझ में आया? हटा दें हम इसको।
तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब, जरा देखो ग्रेचुटी सेक्शन 1010 था, देखने का मतलब समझो, ग्रेचुटी सेक्शन 1010 था, वहां जो रिजल्टेंट फिगर आती थी इन 3 में से जो कम होगा माफ होगा, इन 4 में से जो कम होगा माफ होगा, इन 2 में से जो कम होगा माफ होगा, क्या था वो सेक्शन 10। लेकिन अब जो फिगर हाथ में आएगी वो कौन सी फिगर होगी, टैक्सेबल, क्योंकि हम सेक्शन 17 कर रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्प्ट, बस मुंह से निकल गया, अभी अभी मना किया और मुंह से निकल गया 100% एग्जेम्प्ट। अभी तो मैंने मना किया कि दोनों में पहले फर्क समझो। एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग लाइसेंस फीस कहते हैं, और ये टैक्सेबल होता है, एग्जेम्प्ट नहीं। क्या होता है, अब उल्टा है, नहीं समझे। इसकी बात करें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, जो मकान एम्प्लॉयर ने दिया, इधर मैं गया, कहता है तेरे को घर चाहिए, मैंने कहा हाँ मालिक घर रहने को है नहीं, किराए पर रहूंगा। ना रहा किराए पर, हमारे रहते हुए तू किराए पर रहेगा, ये देख घर है जा रह। मैंने उससे पूछे तेरा है या किराए पर लेकर दे रहा है। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि मालिक ये आप इस घर के मालिक हो या इसका मालिक कोई और है। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, बोलो ना, एंड नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। कोई दिक्कत? अगर मकान ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तीन चीजें देखिए, कितनी चीजें? तीन। पहला, जिस शहर में उसने मुझे वो घर दिया है उस शहर की पॉपुलेशन $10 लाख तक है। एक बार देखना, अप टू लिखा है, क्या लिखा है कंफर्म कर लें। सॉरी 25 लाख, सॉरी $10 लाख है ना, सही है, ठीक। सिटी पॉपुलेशन हैविंग नॉट मोर देन 10 लाख। पहला घर ये हो सकता है कि ऐसे शहर में दिया जहां की पॉपुलेशन 10 लाख तक है, या तो फिर मोर देन 10 लाख होगी। दूसरा ये सिटी होगा कि 10 लाख से अधिक शहर की जनसंख्या हो और 25 लाख तक हो, या तीसरा हो सकता है मोर देन 25 लाख। यही तो हो सकता है। अगर ये वाला केस है तो टैक्सेबल हो जाएगा 7.5% ऑफ सैलरी। अगर जिस शहर में उसने हमें मकान दिया है उस शहर की पॉपुलेशन 10 लाख तक है, देन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज 7.5% ऑफ सैलरी। व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द हाउस, इट इज इररेलेवेंट, बेकार की चीज। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे मेरी बात? घर करोड़ों का है या लाखों का है उसकी बात ना करना। महल दिया या 2 कमरों का दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी आपकी औकात है, मतलब सैलरी है, उसका 7.5% विल बी ट्रीटेड एज अ
taxable perquisite of that house. Is it clear? अगर 10 लाख से अधिक की जनसंख्या है और 25 लाख तक है तो 10% ऑफ, और अगर 25 लाख से ऊपर यानी शहर बहुत बड़ा है तो 15% ऑफ सैलरी. इज इट क्लियर? बोलो ना. प्रॉब्लम आएगी? नॉट ओन्ड. कहा गया जब अपना नहीं है तो बट ऑब्वियस है किराया जाता होगा, मालिक का अपनी जेब से किराया जाता होगा. तो रेंट और 15% ऑफ जो दोनों में, हाँ बोलो. हायर नहीं मेरे लाल, लोअर, जो दोनों में कम. तो एक बात बताओ, अगर हमसे अब कोई पूछे कि मेरे मालिक ने मुझे एक मकान दिया है, तो मैं उससे सबसे पहले पूछूंगा तुम सरकारी एम्प्लॉय हो या गैर सरकारी. अगर कहता है सरकारी तो मैं कहूंगा अपने रूल्स देख लो, उस हिसाब से टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा. दैट इज ओवर. इसके बारे में ज़्यादा लोचा या झंझट पालने की जरूरत नहीं. कहता है मैं गैर सरकारी हूं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा वेदर द हाउस इज ओन्ड बाय योर एम्प्लॉयर और नॉट ओन्ड. तो कहेगा ओन्ड है. अगर कहता है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो मैं पूछूंगा किस शहर में आपकी नौकरी है, वहां की जनसंख्या 10 लाख तक है या 10 लाख से 25 लाख तक है या 25 लाख से अधिक है. कहता है 10 लाख तक है, मैं कहूंगा आपकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट 7.5% ऑफ सैलरी है. 10 से 25 के अंदर है तो 10% ऑफ सैलरी है, 25 से अधिक है तो 15% ऑफ सैलरी है. लेकिन अगर उसका जवाब आया था ना नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो मैं कहूंगा 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लेस इज योर बेनिफिट, इज योर परक्विजिट. इज इट क्लियर? अच्छा, हमें मालिक ने बुलाया था, इधर आ. मैं दौड़ा दौड़ा गया. मैंने कहा मालिक घर मैं ढूंढ रहा हूँ. करे इधर उधर क्यों रह रहे हो, वो घर देख रहे हो? मैंने कहा हाँ दिख रहा है. करे तेरा है, जा तू रह. अब मैं दौड़ता दौड़ता गया, घर के दरवाजे खोला और दरवाजे खोलने के बाद मैं सन्न रह गया, क्योंकि वो केवल दीवारें और दरवाजे और खिड़कियां ही थे. ना उसमें पंखा लगा था, ना फ्रिज था, ना कूलर था, ना बेड था, ना एसी था, ना फर्नीचर था, ना अलमीरा था. सन्नाटा पसरा हुआ था, हॉन्टेड हाउस की तरह. इसको कहते हैं हम अनफर्निश्ड हाउस. हम घर की बात करते हैं, फर्नीचर की बात नहीं कर रहे थे. नहीं समझे? हम अभी तक घर की बात कर रहे थे तो तुम लोग सोच रहे थे घर में सब कुछ होगा. दिमाग में ये पिक्चर आ रही थी ना. घर के अलावा जब कुछ दिया जाता है, चाहे वो फर्नीचर हो, अलमीरा हो, बेड हो, फर्नीचर हो, फैन हो, एसी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, इसको हम कहते हैं फर्निशिंग आइटम्स. क्या बोलते हैं? इसका मतलब ये जो वैल्यू आई थी ना, ये जो वैल्यू आई ना, इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन. अब बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ये सारी वैल्यूज अनफर्निश्ड थी. हमको मालिक ने इधर घर दिख रहा है? मैंने कहा हाँ दिख रहा है, जा तेरा है. मैं दौड़ा दौड़ा गया, दरवाजा खोला, हर चीज पड़ी थी मतलब बेड था, अलमीरा था, फर्नीचर था, फैन था, एसी था, फ्रिज था, कूलर, हर चीज अपनी जगह सेट थी या जो भी था. इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ फर्निशिंग आइटम्स. ऐड करना पड़ेगा ना? नहीं करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा मिला ना? बोलते क्यों नहीं? एक्स्ट्रा मिला ना, घर के अलावा मिला ना, वो फर्निशिंग आइटम्स. ये घर की वैल्यू
फर्निशिंग आइटम्स को जोड़ो ना तो पूरे घर की वैल्यू हो जाएगी। तो फर्निशिंग आइटम्स, अब फिर से क्वेश्चन आएगा, मालिक ये तुम्हारा है या तूने किराए पर लेकर दिया है? फिर आएगा ना, हाँ या ना? अगर ओन्ड है या नॉट ओन्ड है, अगर ओन्ड है तो एक ही चीज याद रखना, 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। क्या? जो सामान है उसकी 10% वैल्यू, उसकी एक्चुअल कॉस्ट की 10% वैल्यू। बोलते क्यों नहीं? नहीं, नॉट ओन्ड है तो किराया, मालिक किराया दे रहा होगा, जो उसका घाटा वो मेरा फायदा, जो उसका घाटा वो मेरा फायदा। नॉट ओन्ड, रेंट, रेंट या लीज अमाउंट बोल सकते हो ना। अब एक काम करो, अगर मैं इन अमाउंट्स को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री, कौन सा अकोमोडेशन? फर्निश्ड अकोमोडेशन। बोलते क्यों नहीं? नहीं समझ में आया? आ गया। अच्छा, कभी कभी मालिक कहता है इतना बड़ा घर लोगे, हम अपनी जेब से बर्दाश्त करें, कुछ दो ना। उसने हमें कैश नहीं दिया बल्कि उल्टा कैश लिया, तो मैंने उसको कहा ले लो 5,000, क्योंकि 15,000 का घर है, ये लो 5,000। मालिक को मैंने 5,000 दे दिया। अगर वो पूरा घर मुझे देता तो मुझे फायदा कितने का मिलता? 15,000 का। उसने मुझसे 5,000 ले लिया तो मुझे फायदा कितने का मिला? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां घर की वैल्यू आ गई 15,000, कितनी मान लेते हैं सबको जोड़ने पर। उसने मुझसे कहा 5,000 ला, तो बताओ मुझे फायदा कितने का मिला? तो 10,000 आया। कैसे पहुंचोगे 10,000 पर? माइनस कर देंगे अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर। तो हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या कंसेशनल है? अरे पहुंच गए हम लोग, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। यानी हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिए। पहला टॉपिक क्या था? रेंट फ्री, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन। दूसरा क्या था? कंसेशनल, वो भी हम लोगों ने कवर, दोनों पॉइंट्स कवर हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो परक्विजिट्स के 2 पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। सेकंड में क्या करना था? केवल जो रिकवर कर रहा है एम्प्लॉयर वो माइनस कर दो, कंसेशनल रेंट पे पहुंच गए। कुल मिलाकर हमने यही सीखा सर जी कि जब हमको रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करनी हो तो सबसे पहले 2 पार्ट में एम्प्लॉयज़ को बांट लेते हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का लाइसेंस फीस ले लेते हैं, नॉन गवर्नमेंट के केस में देखते हैं कि घर उसका अपना था या अपना नहीं था। अगर घर अपना था तो 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, 25 लाख तक की पॉपुलेशन या उससे अधिक है। पहले केस में 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। अगर उसका अपना नहीं है तो 15% ऑफ सैलरी और रेंट विच एवर इज लेस। ये तो हुआ हम लोग का वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड रेंट अकोमोडेशन। उसमें हम लोग अकोमोडेशन जोड़ेंगे, फर्निशिंग आइटम्स की वैल्यू जोड़ेंगे। अगर ओन्ड होगी तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, ओन नहीं होगी तो रेंट जो वैल्यू होगी जोड़ करके देखेंगे तो कंप्लीट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन आ जाएगा। उसमें ऐड कर लेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे हम लोग अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, तो कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। तो अब नोट करो ना।
हटा दें, क्लियर है बिल्कुल। एक चीज तुम लोगों ने नहीं पूछी कि सर सैलरी मीन्स व्हाट। आखिर सैलरी आपने हर जगह लिखा है 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, देन सैलरी मीन्स व्हाट। सैलरी का मतलब ऑल मॉनिटरी बेनिफिट। सोचो हम कैलकुलेशन नॉन मॉनिटरी कर रहे हैं और सैलरी का मतलब ऑल नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स एक्सेप्ट डीए इफ नॉट कवर्ड। अब समझ में आई बात? इफ नॉट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर वो इफ में होगा तो शामिल होगा। भले मॉनिटरी है लेकिन अगर इफ में नहीं है तो शामिल नहीं होगा। इफ में होना जरूरी है। प्रोविडेंट फंड तो जानते हैं सर, प्रोविडेंट फंड वैसे भी हम लोग नॉन मॉनिटरी ही मानते हैं। दैट्स इट। सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स ले लो, अलावेंसेस हुआ, सैलरी हुआ, वेजेस हुआ, सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स ले लो एक्सेप्ट डीए इफ नॉट प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है? कभी कभी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को होटल का अकोमोडेशन देता है। क्या देता है? घर नहीं देता, घर के अलावा होटल का अकोमोडेशन देता है। सुनो, होटल एकोमोडेशन। अब रहना तो घर में भी है ना, होटल में भी रह सकते हो। तो अगर होटल एकोमोडेशन देता है दो रीजन से, ट्रांसफर का रीजन है, कौन सा रीजन है, और अदर रीजंस। ट्रांसफर के रीजन में आपका मैंने ट्रांसफर कर दिया, आप मेरे यहाँ एम्प्लॉय हो, मैंने आपका ट्रांसफर कर दिया, जाओ अब गाजियाबाद जाकर काम करना या कानपुर जाकर के काम करना। तो तुम अच्छा सर जी बस कानपुर, बैग उठाओगे चलते बनोगे, कहाँ रहोगे? रेलवे स्टेशन पे, पटरी पे, फुटपाथ पे, तो कहाँ रहोगे? होटल में। होटल में क्यों रहोगे? खर्च कौन बर्दाश्त करेगा? रे कहाँ रहोगे? अरे घर ढूंढोगे, मालिक से कहोगे मालिक मुझे घर ढूंढने दीजिए ना, नहीं कहोगे? ऐसे कैसे कानपुर चले जाएंगे? तो मालिक कहेगा ठीक है जाओ जल्दी से घर ढूंढ करके आओ। मैंने कहा घर ढूंढने के लिए कहीं रहना तो पड़ेगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन लगेगा, कहाँ रहो? तो कहेगा होटल में रहो, ले लेना पैसा हमसे। मैंने कहा ठीक। अब ये वो वाला है, अगर ट्रांसफर रीजन से मैं होटल का अकोमोडेशन यूज करता हूं, मैं गया 5 दिन तक मैं घूम रहा हूं, मालिक ने फोन किया क्या हुआ, मिला घर? नहीं मालिक, वापस आ वापस आ, काम खराब कर रहा है तू तो। वापस आ गया। फिर कहा क्या हुआ, घर नहीं मिलेगा? मालिक फिर जाना पड़ेगा, जाओ जल्दी ढूंढ करके आओ। फिर गया, फिर 4-5 दिन रहा, फिर फोन किया क्या हुआ, नहीं मिला, वापस आ, यहाँ का काम खोटी हो रहा है, फिर जाओ। 15 दिन से ज्यादा इन टोटालिटी आपको होटल का बेनिफिट नहीं मिल सकता। इन टोटालिटी, शुरू वाला 4 दिन, फिर 5 दिन, फिर 2 दिन, सब मिला करके 15 दिन से ज्यादा का बेनिफिट नहीं मिल सकता। मतलब 15 दिन का माफ है। कितने दिन का माफ है? इन एग्रीगेट अप टू 15 डेज नॉट टैक्सेबल। ठीक है ना? उसके ऊपर का सब क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। कितना कितना अदर वाला तो 1 दिन भी नहीं होगा, तुरंत टैक्सेबल हो जाएगा। कितना 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लोअर। अब क्लियर हुआ? पक्का? तो नोट कर।
मटेरियल ओपन करें, पेज नंबर आप 30 पर आ जाए, थोड़ा जल्दी करेंगे, पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 ओपन करेंगे और सुने ढंग से। पेज नंबर 30 सुने। मैंने एम्प्लॉय को कहा, जा इधर से, तेरा ट्रांसफर हो गया कानपुर। यहां पर किराए पर रह रहा था, उधर भी किराए पर रहेगा, दो जगह किराए पर रहेगा कि एक जगह? ये कैसे पॉसिबल है एक जगह? कुछ दिन तो ऐसे आएंगे ना, दोनों जगह रहना पड़ेगा, सामान ट्रांसफर करना, और उधर का मालिक बोलेगा देखो 1 तारीख से तुम्हारा किराया लग जाएगा। अरे मालिक हम 15 तारीख से आ पाएंगे, ठीक है, लेकिन 1 तारीख से किराया लग जाएगा। और सामान ट्रांसफ़र हम धीरे धीरे करवाते हैं, ऐसा नहीं इधर पूरा छोड़ेंगे, ट्रक में सामान लद जाएगा तो सारे बच्चों के साथ हम ट्रक में बैठेंगे और वहाँ मकान में दाखिल होंगे, तो गलत है। दोनों जगह घर रहेगा कुछ दिन के लिए, पुराना जब तक छोड़े जब तक हम वहाँ पूरी तरह शिफ्ट हो जाए, यानी दो घर किराए पर। तो कहा गया दोनों का वैल्यूएशन करो जैसे किया है, जिसकी लोअर वैल्यू हो ना उस पर टैक्स लगा दो, जो छोटी वैल्यू हो दोनों में से घरों की उस पर टैक्स लगा दो, बात खत्म। हम ज़्यादा आपके ऊपर हार्शमेंट नहीं डालेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 90 दिन तक के लिए माफ़ है, आपको हम 3 महीने का समय देते हैं यहाँ से उधर जाने के लिए, और किसी एक घर पर टैक्स लगाएंगे जिसकी वैल्यू लोअर है। लेकिन 90 दिन बीत गया बाबू, तो उसके बाद दोनों घरों पर टैक्स लगेगा, उसके बाद माफ़ी खत्म। क्लियर? अच्छा। फॉर द फर्स्ट 90 days of transfer, last line, where the accommodation provided both at the existing place of work and new place, the accommodation which has lower value shall be taxable. After 90 days, both accommodation shall be taxable. Is it clear? पक्का? Topic is over. रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, हम लोगों ने दोनों टॉपिक्स क्या कर लिए? खत्म कर लिए। अब जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा पॉइंट नंबर 3। लेकिन पहले हम आपको पॉइंट नंबर 3 परक्विजिट की डेफिनेशन का और पॉइंट नंबर 4 दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे एक साथ, दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश करेंगे। कैसे? इधर देखिए, पॉइंट नंबर 3 था the value of benefit provided employer to employee either at free or concessional only to, हाँ है ना, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इसी केस में टैक्सेबल होगा। Any obligation of the employee, any obligation of employee is met by employer। ये दो चीजों के बीच में फर्क जानने की कोशिश करेंगे। करें? क्या बोलता है ये पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4? एक किस्सा उठाते हैं। स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, कुक और डोमेस्टिक सर्वेंट। क्लियर है? ये फैसिलिटी मालिक ने हमको दी। अब हो सकता है नौकरी पर रखा किसने इनको, मैं एम्प्लॉय हूं, मेरे अंडर में स्वीपर काम कर रहा है, गार्डनर, कुक, वॉचमैन और
डोमेस्टिक सर्वेंट काम कर रहा है, उसको रखा किसने मेरे अंडर में? एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉय, या तो मैंने रखा हो या तो मालिक ने रखा हो, मेरे मालिक ने हमारे अंडर में इनको रखा हो सकता है? नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर मैंने रखा है तो ये लोग तनख्वाह किससे मांगेंगे? हमसे या मालिक से? हमसे मांगेंगे। और अगर मालिक ने रखा है तो क्या तनख्वाह हमसे मांगेंगे? नहीं। यानी यहां पर जिम्मेदारी किसकी? ऑब्लिगेशन ऑफ, किसका यहां ऑब्लिगेशन है? एम्प्लॉय ने रखा है तो एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉयर ने रखा है तो एम्प्लॉयर का। हाँ या ना? और पेमेंट बाय, सैलरी इनकी कौन पेमेंट कर रहा है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय क्यों? एम्प्लॉयर ने कहा तुमने अपने यहां गार्डनर रखा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं पेमेंट करूंगा। पेमेंट बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने रखा है और एम्प्लॉयर ही पेमेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। अगर मैंने रखा, दैट इज माइन रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन टू पे देम ऑफ, बट एक्चुअली द पेमेंट इज मेड बाय एम्प्लॉयर बिकॉज द फैसिलिटी इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर। दूसरा, if the facility is given by the employer and these persons are employed by the employer, that is the responsibility of the employer and not of the employee, and the actually payment is made by the employer itself. Is it clear? अब ये बताओ, any obligation of employee met by employer कहाँ सेट होता है? किस वाले में सेट होता है? Obligation of employee met by employer, तो taxable in all cases, बोलो ना, चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो टैक्स लग जाएगा, उसकी वैल्यू में जुड़ जाएगा, उसकी सैलरी का हिस्सा बनेगा, टैक्सेबल इन ऑल केसेस। लेकिन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर इज मेड बाय एम्प्लॉयर, कहां लिखा है? थर्ड वाला। कोई फैसिलिटी दी है, किसने दी है? और उसका वो पेमेंट कर रहा है, तो किस केस में टैक्सेबल होगा? हाँ हाँ, किस केस में टैक्सेबल होगा? यानी उन्हीं लोगों के हाथ में टैक्सेबल होगा जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होंगे। अब एक नया क्वेश्चन पैदा हुआ। हाँ बोलो क्या? अरे बोलना क्या? कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं? बताया है? नहीं बताया तो पूछो। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ये होते हैं, ऊपर वाला नोट कर लो जल्दी से। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं? सुन, इन तीन में आने वाले लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं। इन तीन केसेस में आने वाले लोग सुनना स्पेसिफाइड होते हैं। पहला, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ये हमेशा स्पेसिफाइड होगा, सोचना ही नहीं है। एक कंपनी का डायरेक्टर हमेशा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। हाँ या ना? दूसरा,
सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखने वाला हमेशा स्पेसिफाइड होगा, यानी 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या 20% वोटिंग राइट, ये क्या माना जाएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। क्या माना जाएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। और लास्ट है तुम्हारा मॉनिटरी सैलरी या मॉनिटरी बेनिफिट्स आ ₹50,000 or more after deduction under section 16(2) and 16(3). फिर से देखो, ये तीन लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माने जाएंगे। पहला, या तो डायरेक्टर हो कंपनी का, हमेशा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा, या किसी एम्प्लॉय का उस फर्म में जिसमें वो काम कर रहा है उसमें उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, यानी 20% वोटिंग राइट्स हो या 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीसरा, कोई भी एम्प्लॉय जिसका उस फर्म में जहाँ से वो नौकरी करता है उसको मिलने वाला कैश सालाना 50,000 रुपये या उससे अधिक हो। काफ़ी सालों से 50 चले, अरे अब तो इसको 5 लाख करो, एक ज़ीरो बढ़ाने में दिक्कत हो रही है। हर मतलब एक चपरासी भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। हाँ भाई, 6,000 तो जाता ही है, तो 72,000 तो ऐसे ही हो गया उसका सालाना। है गड़बड़ है ना, क्या करो। चलो, क्लियर है, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज है। तो जो बार बार ये बोल रहा था इधर, ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ये नहीं है स्पेसिफाइड, टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। हाँ हाँ, बहुत धीरे स्पीड है भाई तुम लोग की। देखो इधर, ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो आने वाले कई टॉपिक्स अब दन 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 करते हुए ओवर हो जाएंगे। देखा जाए, कोई भी एम्प्लॉय हो टैक्स लग जाएगा, कोई भी हो, चेक करने की जरूरत। लेकिन इस केस में अगर
अगर एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है और एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है, इट मीन्स द बेनिफिट और द फैसिलिटी इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय विदाउट हैविंग एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय, then in that case the taxability will arise only in the case of a specified employee, not in all cases. Then at that time we have to check whether the employee is the specified employee. If the employee is specified employee, means will fall under any one of these three categories, then it will be treated as specified employee. Then in that case the taxability will arise. Otherwise no taxable treatment would be there. अगर employee specified होगा तो टैक्स लगाओगे, अदरवाइज टैक्स लगाने की जरूरत है, यहाँ की टोटल इनकम में जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो माफ है। हमने बोला कि इनका एम्प्लॉयमेंट किसने किया, एम्प्लॉय ने, तो ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की हो गई, पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है तो टैक्सेबल इन ऑल केसेस। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय किया है तो एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है तो टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सर आपने ये तो बता दिया टैक्सेबल किस केस में होगा, कितना, वो तो बताया ही नहीं, कितना बताया ही नहीं, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट। सुन, कितना अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, बोलते क्यों नहीं, पेमेंट कौन कर रहा है दोनों केस में, एम्प्लॉयर, माइनस एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया 30,000 रुपए और एम्प्लॉय से ले लिया 5,000 रुपए, बताओ एम्प्लॉय को बेनिफिट कितने का मिला, 25,000 का, तो माइनस कर लो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, बोलते क्यों नहीं, तो हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। अगर नहीं रिकवर करता है तो पूरा पूरा आ जाएगा, रिकवर करता है तो ये आ जाएगा। हटा दें, चलो भाई एक चीज तो क्लियर हो गई, कौन सी, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन एंड कुक। जरा देखो, हीटर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो बेनिफिट दे सकता है, हाँ या ना, एक्सेट्रा। कनेक्शन किसके नाम से है, एम्प्लॉय के नाम से है, नहीं हो सकता, या एम्प्लॉयर के नाम से है। अगर कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम से है तो ऑब्लिगेशन किसका होगा, किसका होगा, एम्प्लॉय का होगा, और उस केस में किसका ऑब्लिगेशन होगा, एम्प्लॉयर। यूज कौन कर रहा है, दोनों केसेस में यूज कौन कर रहा है, एम्प्लॉय, बोलते क्यों नहीं, और पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, हाँ या ना। तो अब जरा बताओ, तुम लोग खुद बताओगे कि ये किस केस में टैक्सेबल होगा। Obligation of employee is met by employer, taxable in all cases, और इसमें तो obligation of employee नहीं है, लेकिन फैसिलिटी तो employee को दी गई है, किस केस में टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल इन केस ऑफ, बोलो, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, पक्का ना, हाँ या ना। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कितना, बोलते क्यों नहीं,
नहीं, वैल्यू कितना? तो कहा गया क्या एम्प्लॉयर ने अपने रिसोर्सेज से ये बेनिफिट दिया? रिसोर्स का मतलब होता है, एम्प्लॉयर का काम है लोगों में बिजली बांटना, इसको भी बांट दिया। एम्प्लॉयर का काम है लोगों को गैस का कनेक्शन देना, इसको भी दे दिया। एम्प्लॉयर का काम है लोगों को बिजली पानी सप्लाई करना, इसको भी दे दिया। अब बात समझ में आई? तो अगर एम्प्लॉयर का काम है तो कहेंगे ओन्ड रिसोर्सेस। कहां से रिसोर्सेस? अपने रिसोर्सेस से दिया, या आउटसाइड रिसोर्सेस से। जरूरी थोड़ी है एम्प्लॉयर गैस का काम करे, गैस एजेंसी से बुलाकर उसको बेनिफिट दे दिया। आउटसाइड रिसोर्सेस, हाँ या ना? तो अब जितना मालिक का नुकसान होगा उतना एम्प्लॉय का फायदा होगा। चलो तुम लोग कॉमन सेंस से बताओ, मालिक को कितना नुकसान? बिल्कुल सही बात है, कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और यहां कितना नुकसान? जितना एक्चुअल में पेमेंट हो रहा है, हाँ या ना? एक्चुअल पेमेंट। अगर मालिक ने इसमें से कुछ ले लिया, रिकवर कर लिया एम्प्लॉय से, तो माइनस कर दे। तो माइनस रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, माइनस कर दे रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, आ गया। ये है आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, नोट कर ले। चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट है फ्री एजुकेशन। क्या? फ्री एजुकेशन। ये फ्री एजुकेशन, अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि बच्चे एम्प्लॉयर के या एम्प्लॉय के, यहाँ तो वो कंडीशन लगेगी नहीं। यहाँ पर एक ही चीज़ है, बच्चे एम्प्लॉय के होंगे, जिम्मेदारी किसकी? एम्प्लॉय की। एम्प्लॉयर की कैसे? बच्चे अगर एम्प्लॉय की तो एम्प्लॉय की ही जिम्मेदारी होगी, नहीं समझे? तो ये तो हमेशा ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय होगा, ऑलवेज ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय। पक्की बात है ना? लेकिन उनका एजुकेशन का पेमेंट कर कौन रहा है? एम्प्लॉयर। तो टैक्सेबल इन ऑल केसेस। लेकिन सुनो ना, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स, या तो एम्प्लॉयर का अपना कॉलेज होगा, नहीं हो सकता। एम्प्लॉयर कहेगा एम्प्लॉय से, क्यों इधर उधर पढ़ा रहे हो बच्चों को, मेरे कॉलेज में भेजो। या तो ओन्ड कॉलेज में होगा, या तो आउटसाइड कॉलेज में। बोलते क्यों नहीं? और अगर ओन्ड कॉलेज में है तो इसकी फीस कितनी, टैक्सेबल वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी। जब भी सर्विसेज की बात आती है दिमाग खराब हो जाता है। अगर प्रोडक्ट की बात होती देन वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इजीली, लेकिन जब सर्विसेज की बात आती है तो कहा जाता है ये ऐसे कैसे, सर्विस तो जीरो से भी होकर के लाखों तक पहुंच सकती है। तो सीधा सीधा इसका बोला गया
कि फी चार्ज्ड बाय सेम टाइप ऑफ कॉलेज इन नियर बाई एरिया। ओ एरिया तो कुत्तों का होता है, इलाका होता है स्टूडेंटों का। चलो, फी चार्ज बाय सेम टाइप ऑफ कॉलेज इन नियर बाई एरिया, ये ओन्ड कॉलेज केस में अपने कॉलेज की फीस नहीं देखनी, जो पड़ोस का कॉलेज है उसकी फीस देखनी है, और आउटसाइड कॉलेज में अमाउंट पेड। बात समझ में आई? माइनस कर दोगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, बोलो। अमाउंट रिकवर्ड, ये हमारा है वैल्यू ऑफ परक्विजिट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट नोट, इफ वैल्यू ऑफ परक्विजिट is not in excess of rupees 1000 per month per child, then taxable value is 0। अगर जो ये कैलकुलेटेड फिगर आई है वो 1000 पर मंथ पर चाइल्ड से अधिक नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे, उसको टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, कितने बच्चों के लिए माफ होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड्स, बोलो ना, नॉट लिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12 जो भी हो, कोई लिमिट नहीं है। ये लिमिट केवल अलाउंसेस के केस में थी। 2, एजुकेशन अलाउंसेस और हॉस्टल अलाउंसेस के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड्स 2 थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई लिमिट। इज इट क्लियर? नोट करना है कि हटा दें? सेम टाइप ऑफ कॉलेज, मैंने वर्ड यूज किया, वही लेंगे।
आ जाएं फ्री ट्रांसपोर्ट पर, पेज नंबर 31। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट अलावेंसेस देखे थे ना, लेकिन यहां पर हम लोग फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देख रहे हैं। बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एन अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन द कैरिज ऑफ पैसेंजर और गुड्स। होता क्या है कि कोई कंसर्न होती है, वो गुड्स कैरिजेस का काम करती है या पैसेंजर कैरिजेस का काम करती है। पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। चलो, और अगर ये बेनिफिट दिया जाता है टू इट्स ऑफ एनी एम्प्लॉई और टू एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, या अपने एम्प्लॉय को ये बेनिफिट दो या उनके घर वालों को ये बेनिफिट दो, प्राइवेट जर्नी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अरे अपनी बस से जाओ ना, कहीं भी घूम करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस जा ही रही है, तुम भी चले जाओ या घर वालों को भेज दो। और एट कंसेशनल रेट इन एनी कन्वीनियंस ओन्ड और लीज बाय इट शैल बी टेकन टू द वैल्यू एट विच सच बेनिफिट वाज ऑफर्ड। अब चूंकि मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया सेम वही चीज़ कि सर्विसेज के केस में बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। सामान हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाना जा सकता है, कॉलेज था तो नियर बाई कॉलेज लिया, तो अब बस का ये थोड़ी देखेंगे बगल वाली बस कितने पर ले जा रही है। अब यहाँ पर क्या लेंगे, जितनी फीस जितना फेयर हम दूसरे कस्टमर नॉर्मल कस्टमर से चार्ज करते हैं, द वैल्यू एट विच सच बेनिफिट इज ऑफर्ड बाय अंडरटेकिंग टू द पब्लिक, और उसमें से वो अमाउंट घटा दो जितना हम लोग एम्प्लॉय से रिकवर कर ले रहे हैं, दैट्स इट, खत्म हो गया, सिंपल था। तो फ्री ट्रांसपोर्ट बेनिफिट कोई इंपॉर्टेंट या इतना टफ नहीं है, लेकिन रेलवे एंड एयरलाइन के लिए ये पूरी तरह माफ है। अगर रेलवे अपने एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट देती है, एयरवेज अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट देता है, तो पूरी तरह जीरो है, पूरी तरह जीरो है, कोई भी हो। वैल्यू ऑफ बेनिफिट विल बी जीरो इन द केस ऑफ एयरवेज एंड रेलवेज। बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत है? अब हम लोग आएंगे फ्रिंज बेनिफिट्स, लेकिन फ्रिंज बेनिफिट्स पर जाने से पहले वो नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। लेकिन आज एक टॉपिक हम ओवर करने की कोशिश करते हैं। टॉपिक ओवर नहीं करेंगे, हम चार्ट बना दे रहे हैं। इन द वेरी नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट चार्ट, ओके। और इस बेनिफिट का नाम है, ढंग से सुनना। अब जरा एक बार और देख लेते हैं परक्विजिट की डेफिनेशन। पहला पॉइंट रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन हो गया, तीसरा और फोर्थ पॉइंट भी हो गया। थर्ड और फोर्थ में था गैस वाटर हीटर कनेक्शन, डोमेस्टिक सर्वेंट, गार्डनर, वॉचमैन, कुक, गैस इलेक्ट्रिसिटी हो गया था। तीसरा क्या बताया था मैंने, फ्री एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और एक और 4 पॉइंट बताए ना, 5 पॉइंट बताए ना। स्वीपर, गार्डनर हो गया, गैस इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अच्छा फ्री एजुकेशन एंड फ्री ट्रांसपोर्ट, 4 पॉइंट थे, ठीक। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। एनी सम पेड टू गेट एन एश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। LIC का प्रीमियम पेमेंट करेगा एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा क्योंकि ये एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन है। जो कौन पेमेंट कर रहा है, एम्प्लॉयर, टैक्सेबल इन ऑल केसेस। 6th, फ्रिंज बेनिफिट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। कल हम लोग वही देखेंगे, फ्रिंज बेनिफिट्स, क्लियर। 7th, शेयर को फ्री में देना या कंसेशनल रेट पर देना। तो मालूम है 100 रुपये का शेयर है, 90 रुपये में एम्प्लॉय को दो, तो एम्प्लॉय का बेनिफिट कितना, 10 रुपये। 100 रुपये का शेयर है, 10 रुपये में एम्प्लॉय को दो तो 90 रुपये बेनिफिट, हो गया खत्म। और लास्ट था 1 लाख रुपए से अधिक सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन। हमारा बचा क्या, फ्रिंज बेनिफिट्स और सबसे लास्ट में मेडिकल फैसिलिटी। और ढंग से सुनना, आगे लिखा रहता है नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट्स। क्या लिखा है, लेकिन ये सोचना गलत है। मेडिकल फैसिलिटी नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट लिखा तो है, लेकिन ये जान लो कि मेडिकल फैसिलिटी या तो हम एम्प्लॉय को इन इंडिया देते हैं, या तो मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉय को
आउटसाइड इंडिया देते हैं। अगर मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉय को इन इंडिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देते, बहुत बड़ा एहसान करते हैं, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट, गवर्नमेंट को अपने हॉस्पिटल पे खुद भरोसा नहीं है, गवर्नमेंट को अपने हॉस्पिटल्स पे खुद भरोसा नहीं है, जब भी बीमार होते हैं विदेश चले जाते हैं। एक स्टैंडर्ड बनाओ, खुद बीमार हो जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होकर के दिखाओ, तब तो पब्लिक के लिए समझ में आता है आप काम करते हो। क्यों? अटल बिहारी जी को घुटनों का ऑपरेशन विदेश में, सोनिया गांधी बीमार पड़ती हैं विदेश में, लालू प्रसाद बीमार पड़ते हैं विदेश में, और हम लोग के लिए क्या खोल रखा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मरने चले जाओ, है कि नहीं? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे सब प्राइवेट कॉलेज में विदेश में, अपने कॉलेज पे भरोसा नहीं है। गलत है ना? क्यों? वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का इलाज करवाता है अपने गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उसकी वैल्यू नहीं। सॉरी, अगर इलाज करवाता है अपने हॉस्पिटल में, हो सकता है एम्प्लॉयर का अपना हॉस्पिटल हो, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट, और हो सकता है उसने इलाज करवाया हो अप्रूव्ड हॉस्पिटल में, हो सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका इलाज ना मिलता हो, सेलेक्टेड हॉस्पिटल से और कमिश्नर से उसकी परमिशन ले लिया, क्यों? अदर हॉस्पिटल्स, नॉट टैक्सेबल अप टू रुपीज कितना, इसके ऊपर का टैक्सेबल हो जाएगा, कोई और हॉस्पिटल होगा तो। क्लियर? चले, हाँ बोलो। ये कह रहा है 15,000 महीने का है क्या? बीमार तुम हर महीने पड़ते हो क्या? जाहिर सी बात है, पूरी वैल्यू का है, पूरे साल भर में जितनी बार बीमार पड़े होगे, जितनी बार एडमिट हुए, टोटल 15,000। मतलब बीमारी होनी पक्की है कि हर महीने की 1 तारीख से 5 महीने तारीख तक बीमार रहेंगे। आउटसाइड इंडिया दो खर्चे हो जाते हैं। सुनो ना, जब भी हम आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में रहकर इलाज करवाते हैं तो ट्रीटमेंट होता, आउटसाइड इंडिया में भी ट्रीटमेंट होगा। इंडिया में रह के काम करवाते तो भी लॉजिंग की फैसिलिटी यानी रहने की फैसिलिटी देखनी पड़ती, यहां भी देखनी पड़ेगी, वहां भी। कोई फर्क नहीं है, हिंदुस्तान में इलाज करवाओ या बाहर इलाज करवाओ, फर्क केवल एक चीज का है, फर्क केवल एक चीज का है, यहां से वहां तक जाना है, कहा विदेश जाना है ना, क्या लगेगा? अरे बोलो ना, पैदल जाओगे? हाँ, हवाई जहाज से जाओगे, नॉर्मली शिप से जाओगे, या मिसाइल पर दाग जाएगा, वहां पहुंच जाओगे। इसको हम कहते हैं ट्रैवलिंग। टूर ना लिख देना, टूर्स एंड ट्रेवल्स ना लिख देना, बीमार आदमी कभी टूर पे नहीं जाता, ठीक? एक्स्ट्रा है ना। इसके लिए कहा गया नॉट टैक्सेबल, कितना, एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। जब आप हिंदुस्तान के बाहर जाते हो तो रिजर्व बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर अगर गांधी जी चलाओगे तो सब भगा देंगे वहां वहीं की करेंसी चलेगी, नहीं चल पाएगा। तो यहां से आरबीआई की परमिशन लेकर ही आप वहां कैश कन्वर्ट करके दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो लिमिट जितनी प्रेस्क्राइब की हो आरबीआई ने उतना माफ हो जाएगा, नॉट टैक्सेबल। आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं तो नॉट टैक्सेबल उतना जितना आरबीआई ने
लेकिन अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की बात आएगी, अगर किसकी बात आ रही है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, फिर से दो चीजें। अब ये तो मर्जी हो रही है, हिंदुस्तान में इलाज हो सकता था, आउटसाइड इंडिया भेजा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉय इतना इंपॉर्टेंट है, या तो एम्प्लॉय अमीर होगा या तो गरीब होगा। अगर अमीर होगा तब तो टैक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, गरीब हो तो जाए दो। नहीं समझे, कैसे पता चलेगा अमीर है या गरीब है, कितना कमाता है? तो कहा गया इफ GTI ग्रॉस टोटल इनकम इज अप टू ₹2 lakhs, तो अगर यहां तक है तो बेचारा गरीब है, 2 लाख रुपए सालाना केवल कमाता है, 25,000 भी नहीं हुआ, 20,000 भी नहीं हुआ, तो कहा गया नॉट टैक्सेबल। और इफ GTI इज इन एक्सेस ऑफ रुपीज कितना, 2 लाख, तो 100% टैक्सेबल। नहीं समझ में आई बात, आ गई? नेक्स्ट क्लास में बताने की जरूरत है क्या? हमें नहीं लगता, ये टॉपिक अभी खत्म हो गया। क्या है मेडिकल फैसिलिटी नॉट अ टैक्सेबल परक्विजिट, हमने इसको 2 पार्ट में तोड़ा। इन इंडिया इलाज होता है या आउटसाइड इंडिया इलाज होता है? अगर इन इंडिया इलाज होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है तो पूरा माफ़ है, ओन्ड हॉस्पिटल में होता है तो पूरा माफ़ है, या किसी और अप्रूव्ड हॉस्पिटल में होता है तो पूरा माफ़ है, किसी प्राइवेट अदर हॉस्पिटल में होता है तो 15,000 तक माफ़ है। आउटसाइड इंडिया में ट्रैवलिंग का खर्चा अलग कर लो, अदर खर्चे अलग कर लो। अदर खर्चों में ट्रीटमेंट, नर्सिंग एंड लॉजिंग का खर्चा आता है, जितना RBI लिमिट कर देगी उतना माफ़ है, उसके ऊपर का टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें, अमीर है या गरीब है, लिख मत देना एग्जाम में अमीर या गरीब, ये केवल समझाने का तरीका था। अगर GTI 2 लाख रुपए तक है तो पूरा माफ़, GTI 2 लाख से अधिक है तो पूरा टैक्सेबल। हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो, नहीं। हाँ, ये भी याद रखना कि ये फैमिली के लिए भी है, ऐसा नहीं कि केवल एम्प्लॉय बीमार होगा, ठीक है ना। और एम्प्लॉय के साथ, अच्छा एक चीज़ और, एम्प्लॉय के साथ एक अटेंडेंट भी रहेगा। ऐसा नहीं आदमी बीमार है, मालिक बीमार हो गए और ऐसा बीमार पड़े कि पहले मालिक से पूछना पड़ रहा है किस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। पहले तो उसको एडमिट करवाया जाता है, बाद में देखा जाता है खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है। अब एम्प्लॉय को हार्ट अटैक आया है, मान लो 2 मिनट के लिए विदेश ले जाना है, अकेले जाओ अरे अकेले कैसे जाएगा, उसके साथ तो एक अटेंडेंट रहेगा। भाई सीधी सी बात है, आदमी बीमार है, नहीं चल पा रहा तो उसके साथ एक अटेंडेंट, तो इसके साथ एक अटेंडेंट भी यहाँ पर है साथ साथ। और केवल एम्प्लॉय की बीमारी की बात नहीं चल रही, उसकी फैमिली मेम्बर्स की भी, फैमिली में शामिल है उसकी वाइफ या स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, जो उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो। पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, उसकी अपनी फैमिली, वाइफ हो गए, बच्चे हो गए। हाँ, इसके अलावा पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो। बोलो ना। एक चीज़ और, जब मैंने स्टार्ट किया था परक्विजिट तो मैंने तुम लोग को बोला था परक्विजिट, आज ही देखो तो नॉर्मली मैंने कहा था नॉन मॉनेटरी होता है। लेकिन अगर कोई आदमी बीमार पड़ जाए, चलो बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, एम्प्लॉयर वहां पहुंचा, बीमार पड़ गया, कैसे हुआ ये सब? भगवान की जैसी इच्छा, ठीक है, जेब में हाथ डालेगा, पैसे निकालेगा, एम्प्लॉय का हाथ पकड़ेगा और उसके हाथ पे दबा देगा, कहेगा किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। नहीं समझे, ये कैश बेनिफिट ही तो है, लेकिन ये फैसिलिटी है। Even though it is in cash, but it will be treated as a medical facility. सर ये मेडिकल अलाउंसेस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि अलाउंसेस आपको मंथली मिलता है, चाहे आप बीमार पड़ो
या ना पढ़ो, वो मंथली मिलेगा। अगर कभी बीमार पड़ गए मालिक से, क्या मालिक बीमार पड़ गए, फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अरे तुझे अलाउंसेस हर महीने दिया, अब कौन सी फैसिलिटी, या तो अलाउंसेस लो या तो फैसिलिटी लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैश बेनिफिट्स दिया जा सकता है, कंपनसेशन दिया जा सकता है। एम्प्लॉयर आया, डॉक्टर से मिला, डॉक्टर साहब तबीयत कैसी है, सब ठीक है, ठीक हो जाएगा बंदा, कहाँ पेमेंट हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो जाएगा वहाँ पर, उसने कैश काउंटर पर 25-50 हज़ार जमा कर दिए, तो ये भी अलाउड है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। इज इट क्लियर, बोलो ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग केवल और केवल फ्रिंज बेनिफिट्स की बात करेंगे, दैट्स इट, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।